नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर रांची से है। झारखंड के प्रभारी डीजीपी नीरज सिन्हा के स्थायी डीजीपी होंगे। इसको लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। नीरज सिन्हा 12 फरवरी 2021 से अगले 2 साल तक झारखंड के डीजीपी रहेंगे। आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा को प्रभार ग्रहण करने की डेट से अगले 2 साल के कार्यकाल या अगले आदेश तक के लिए जो भी पहले हो तब तक वे डीजीपी रहेंगे। नीरज सिन्हा साल 2022 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब वे अपने पद पर 2 साल तक बने रहेंगे। वहीं बीजेपी ने बैकडेट से अधिसूचना जारी कर नीरज सिन्हा को डीजीपी बनाए जाने पर सवाल उठाया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह के मामले में सुनवाई करते हुए कम से कम डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होने का आदेश दिया था, पर झारखंड सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब बैकडेट में अधिसूचना जारी कर इसकी भरपाई करने में जुटी हुई है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक सुनवाई के दौरान प्रकाश सिंह के मामले में स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी राज्य के डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए। झारखंड सरकार लगातार गलती कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही थी कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करके ब्यूरोक्रेसी पर भी बहुत डिमोरलाइजिंग इफेक्ट इसका पड़ रहा था। अब आप देखें, इन्होंने 13 तारीख की अधिसूचना जारी की है, जो कि काफी संदेहों के घेरे में है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कल ही राज्य सरकार को कंटेम्प्ट नोटिस करते हुए जानना चाहा था कि क्यों प्रकाश सिंह मामले की अवहेलना की गई है। झारखंड कांग्रेस में शुरू हुई किचकिच खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी में नेताओं की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है और कई नेता कांग्रेस के दिल्ली दरबार के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सवालों पर ऑल इज वेल का किया जा रहा है वादा। झारखंड कांग्रेस में शुरू कलह अब दिल्ली दरबार तक पहुंच चुकी है। राज्य के करीब आधा दर्जन विधायक दिल्ली में पार्टी आला कमान के सामने अपनी बात कहने पहुंच गए, जिसके बाद झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। पार्टी की 4 महिला विधायक पहले ही विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से मिलकर अपनी बात रख चुकी हैं और अब दिल्ली में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह के चैम्बर में लगी झारखंड के विधायकों की ये भीड़ बता रही है कि झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी खुद को कांग्रेस का वफादार सिपाही और हेमंत सोरेन का हनुमान बता रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री, डायनेमिक मुख्यमंत्री हेमंत जी का वफादार सिपाही हूँ, मैं हनुमान भक्त हूँ मैं। इसलिए जो लोग उल्टा पुल्टा क्यास लगाते हैं लगाइए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। दिन रात पार्टी को मजबूत करने का काम करता हूँ। इरफान अंसारी अपने दिल्ली दौरे पर जो भी दावा कर रहे हों, लेकिन दिल्ली में आरपीएन सिंह के सामने प्रदीप यादव और बंधु तिर्की जैसे नेताओं की भीड़ बता रही है कि कांग्रेस में जारी किचकिच पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला हो सकता है। पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू भले ही दल में एकजुटता का दावा कर रहे हैं, लेकिन बड़े बदलाव को लेकर फैसला आला कमान के द्वारा लिए जाने की बात कहकर बड़ा संकेत भी दे रहे हैं। जो भी चीज़ है पार्टी फोरम में सब लोग अपना अपना बात को रख रहे हैं और प्रभारी महोदय है वो उसका समाधान ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्द इसका निर्णय होने को है, जैसा सुनने को मिल रहा है। तो आगे देखिए होता है क्या क्या, कुछ बदलाव की बात भी आएगी तो उसका फैसला आला कमान करेगा, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बहरहाल महिला विधायकों की मोर्चाबंदी से शुरू हुआ विवाद थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा कम ही होता है कि सत्ता में साझेदार पार्टी में कलह इस स्तर तक बढ़ जाता है, लेकिन झारखंड में सरकार गठन के 1.5 साल बाद भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायकों और कार्यकर्ताओं को किसी बोर्ड, समिति और आयोग में पद नहीं मिला है, जिससे कांग्रेस में बेचैनी सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है और पार्टी का प्रदेश नेतृत्व अब इस दिशा में कुछ खास कर पाने में सफल नहीं हो पा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर झारखंड कांग्रेस में जारी कलह पर पार्टी के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने रामेश्वर उरांव का बचाव किया। वहीं विधायकों के साथ बैठक पर आरपीएन सिंह ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में 27% ओबीसी आरक्षण देने की बात हुई थी, उसे लागू करने की कोशिश होगी।
झारखंड से कांग्रेस के एमएलए दिल्ली दौरे पर हैं। आरपीएन सिंह जो प्रभारी हैं उनसे उन लोगों ने मुलाकात की है कांग्रेस मुख्यालय में। आप देख सकते हैं यहाँ पर बंधु तिर्की हैं और बंधु तिर्की के अलावा प्रदीप यादव हैं। प्रदीप यादव भी पहुंचे हुए हैं जो कि झारखंड से एमएलए हैं। इसके अलावा बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं, दिल्ली में हैं, और दीपिका पांडे हैं यहाँ पर। तो इन लोगों की मुलाकात हुई है आरपीएन सिंह से। क्या चर्चा हुई है बात करेंगे खुद आरपीएन सिंह जो कि प्रभारी हैं। सर, क्या चर्चा हुई है, विधायकों ने अपनी क्या बातें रखी हैं आपके सामने? दो एक बहुत अहम मुद्दे जो झारखंड को छूते हैं और जो हमारे मैनिफेस्टो में भी थे, उनकी याद दिलवाने के लिए लोग आए हैं और इस पे हम लोगों ने पहल भी की थी। परंतु अब हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो हमने अपने मैनिफेस्टो में 27% ओबीसी को आरक्षण देने की बात की थी, ये हमको झारखंड में लागू करवाने के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी इसमें पहल अवश्य करेगी। दूसरी चीज है कि एक जो सबसे बड़ी समस्या लोगों की, हमने जैसे किसान लोन पे हमने काम शुरू कर दिया, सरना कोड की बात कांग्रेस पार्टी ने वादा किया, मेडिकल में हम लोगों ने वहां काम करने की बात की, अनाज लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्ड लोगों को, और जो गरीब व्यक्ति थे उनको कार्ड देने की बात की, जहां तक बीज और खाद लोगों तक पहुंचाने की बात की थी। ये सब हमने इन 2 सालों में कोविड के मारामारी में भी की। वहां किस तरह सुदृढ़ मेडिकल फैसिलिटीज, तीसरी वेव अगर आएगी तो हमारी वहां क्या क्या तैयारी होंगी। परंतु नौकरियों के लिए भी हमने एक वादा झारखंड के लोगों के से किया था, और ओबीसी 27% ओबीसी लागू करने के लिए झारखंड के अंदर उनके आरक्षण के लिए किया था। तो इन 2 मुद्दों पर जहां तक आरक्षण की बात है, 27% लागू करने के लिए कांग्रेस पहल करेगी। और नौकरियों में नियोजन जब तक नहीं बनेगी, नीति नहीं बनेगी, तो नौकरियों के लिए हमेशा कोर्ट में लोग आते जाते रहते हैं, और ऐसी नियोजन हम लोग चाहते हैं, नीति चाहते हैं जो झारखंड के वासियों को, हमने साफ तौर से इलेक्शन में कहा था कि ये सरकार झारखंड वासियों के सपनों को पूरा करने के लिए होगा। नियोजन नीति भी होना ऐसी चाहिए जिसमें झारखंड वासियों का सबसे ज्यादा मौका उनको मिलना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे झारखंड के प्रभारी आरपीएन सिंह। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। झारखंड में स्टेन स्वामी के विचारों को लेकर सियासत जोरों पर है। एक तरफ सीएम है, सत्तारूढ़ दल है, तो दूसरी तरफ बीजेपी। सीएम को याद आए स्टेन स्वामी। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जो फादर स्टेन स्वामी के ही सोच के साथ आगे बढ़े। बाबूलाल ने दी सीएम को नसीहत। और मामला अदालत में, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री को कोई हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए। सीएम के साथ कांग्रेस का हाथ। नहीं, देखिए, स्टेन स्वामी जी का एक अलग दर्जा था पूरे देश में, और वो दलितों, वंचितों, आदिवासियों और जितने जो अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति हैं उनके लिए काम करते थे। स्टेन स्वामी अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके विचारों को लेकर सियासी लड़ाई जारी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्टेन स्वामी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर उनके विचारों पर अपना समर्थन देते हैं। स्टेन स्वामी के विचारों को जिंदा रखने की अपील करते हैं, साथ ही निशाने पर लेते हैं केंद्र की सरकार को, स्टेन स्वामी की मौत का जिम्मेदार मानते हुए। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर कहीं धुआं निकला है तो आग भी जरूर वहां होगा। तो इसलिए हम इनकी विचारों को मरने ना दें। स्टेन स्वामी को लेकर सीएम के लड़ाई का सत्ताधारी कांग्रेस ने भी समर्थन किया है और बीजेपी को स्टेन स्वामी की मौत का जिम्मेदार मानते हुए माफी मांगने की मांग की है। कोई अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हमारे बीच उनकी वजह से आज नहीं है, निश्चित रूप से दुखद है। और हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही है निश्चित रूप से सही है। सीएम स्टेन स्वामी के विचारों को मरने नहीं देने की अपील करते हैं, लेकिन एक नजर उन आरोपों पर भी डाल लीजिए जो स्टेन स्वामी पर लगे। 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में भड़की हिंसा के आरोपी थे। स्टेन स्वामी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। स्टेन स्वामी के भड़काऊ भाषण से ही भड़की थी हिंसा।
8 जनवरी 2018 को पुणे के विश्राम बाग थाने में FIR दर्ज हुआ था। स्टेन स्वामी पर देशद्रोह का आरोप लगा। प्रतिबंधित नक्सली संगठन से संबंध होने के आरोप लगे। 8 अक्टूबर 2020 को NIA ने घर से किया था उन्हें गिरफ्तार। ये सारे मामला तो महाराष्ट्र में घटना घटी थी। महाराष्ट्र की घटना को लेकर के इनकी गिरफ्तारी हुई थी और जेल में थे। इसलिए हमने कहा कि भाई अदालत के फैसला को आने देते, इतनी हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं थी। एक तरफ स्टेन स्वामी की मौत को लेकर JMM, कांग्रेस, TMC समेत कई दलों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अदालत के फैसलों का हवाला देकर सियासत नहीं करने की नसीहत विपक्षी दलों को दे रही है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। कोरोना के केस फिलहाल कम है। राज्यों में पाबंदियां तकरीबन हटा दी गई है, लेकिन लोग लापरवाह दिख रहे हैं। आज रामगढ़ और देवघर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वैसी ही तस्वीरें कई और जगहों से सामने आ रही है, जिस पर आज PM नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई है। ये वो तस्वीरें हैं जो कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे रही हैं। रामगढ़ में मां छिन्नमस्तिके के दरबार में उमड़ी ये भीड़ चिंता का सबब है। तस्वीरों को देखकर कहीं से नहीं लगता कि लोगों में कोरोना के खतरे का भय है। ये आलम तब है जब कोरोना के कारण पिछले 22 अप्रैल से ही रजरप्पा मंदिर में आम श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक है। बावजूद इसके लोग मंदिर के बाहर ही भारी संख्या में जुट रहे हैं। मौका था आषाढ़ शुक्ल पक्ष तिथि षष्ठी का। मुंडन का शुभ मुहूर्त होने के कारण पहले सुबह से ही बिहार झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों से लोग छिन्नमस्तिके के दरबार में पहुंचे थे, जहां न एहतियात दिखी न प्रशासन। ऐसी ही तस्वीरों को लेकर PM मोदी ने आज चिंता जताई है। स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। रामगढ़ जैसी ही तस्वीरें बाबा नगरी देवघर में भी देखने को मिली। सावन मेले सा दिखने वाला ये नजारा तीसरी लहर के खतरे को साफ साफ न्योता है। श्रावणी मेला 25 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन आज मुंडन की आखिरी तारीख थी, जिसकी वजह से यहाँ सावन मेले जैसी भीड़ उमड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, लोगों ने मास्क पहनना भी मुनासिब नहीं समझा। जाहिर है ऐसी ही लापरवाही की वजह से एक बार फिर कोरोना सर उठाने लगा है, जैसा कि WHO ने साफ साफ इशारा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद और देवघर से मनीष कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा जिले में भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना बढ़ गया है कि घूस लेने के बावजूद भी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। ताजा मामला डंडई प्रखंड मुख्यालय का है, जहां खतियान का डिमांड खोलने के एवज में अंचल कार्यालय के कर्मचारियों ने 30,000 रुपए तो ले लिए, लेकिन जब काम की बारी आई तो काम से मुकर गए। पीड़ित ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कन्हाई दुसाद के नाम से अच्छा चढ़ाने के लिए आवेदन दिए थे और उसके बाद भी वो पैसा मांग किए, पैसा भी दिए। कितना पैसा लिए? 30,000 रुपया। कौन लिए हैं? बड़ा बाबू। अब बड़ा बाबू के पास रिपोर्ट बना के दे दिए, तो हम लोग है कि क्या सर हमारा रसीद जो कटने वाला था आपके पास रिपोर्ट आया है? तो बोले कि रिपोर्ट हमारे पास है लेकिन पैसा लगेगा। हम कि सर पैसा नहीं कैसे नहीं काम होगा? तो बोलते हैं कि नहीं बिना पैसा काम नहीं होगा। हम कि सर कहाँ पैसा देना होगा? तो कहे कि सीओ साहब 30 रुपये लेंगे, 30 कर्मचारी लेंगे, 30 हम लेंगे, तीनों का आप पैसा दीजिएगा, इसके बाद काम होगा। इधर जामताड़ा में पत्थर माफिया ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का नया रास्ता निकाल लिया है। अब सड़क के रास्ते पत्थरों को बंगाल भेजने के बजाय ये माफिया अब शाम होने के बाद नदी के रास्ते नावों पर पत्थर बंगाल भेज रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पूरे खेल में जिला प्रशासन के साथ साथ बंगाल के वीरगांव श्यामपुर के कई माफिया भी साठघाट में है। और स्थानीय सांसद सुनील सोरेन ने भी इस मामले पर नाराजगी जताते हुए सरकार के शामिल होने का आरोप लगाया है। धन संग्रह में जुटा हुआ है। ये जो है टोकन सिस्टम सरकार है। ट्रक में जो है 3,000 रुपया का टोकन कटता है
और थाना प्रभारी उस टोकन को देख करके जो है ट्रक को पास करता है। ये जो है सरकार का जो है ये पॉलिसी, तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह धन संग्रह की सरकार है, जो अपना पेट भरने के लिए जनता से कोई लेना देना, विकास से कोई लेना देना नहीं। इस संबंध में सूचना हमको अभी प्राप्त हुई है, इस पर जांच करेंगे और अगर इस तरह का मिलता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रहिए, क्योंकि जीवन है अनमोल। मास्क का करें प्रयोग।